हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइलेंट स्कॉलर। तो जैसे कि आपको पता है, हमने स्टार्ट की है हमारी नेक्स्ट एनसीईआरटी की क्वेश्चन सीरीज़, जो कि है क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस करते हुए ये हमारा थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम 9th क्वेश्चन को प्रोसीड करने वाले हैं। 9th क्वेश्चन के फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने सेकंड वीडियो में अपलोड कर दिए थे, तो आप उसको चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं और जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है उसको देख सकते हैं, ताकि आप इस थर्ड पार्ट को जब देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो कि क्वेश्चन में क्या हम कर रहे हैं और कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। तो चलिए, हमारा जो 9th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट था, मैं आपको एक बार रिव्यू दे देती हूँ कि क्या उसमें पूछा गया था और अब हमें क्या निकालना है, क्या उसका बेसिक आइडिया था, मैं आपको वो दे देती हूँ। तो हमें बेसिकली ये बोला गया था कि कोई मेटल है जिस पे इस वेवलेंथ की लाइट क्या कर रही थी, फॉल कर रही थी विद अ वर्क फंक्शन दिस। ये उस मेटल का पर्टिकुलर वेव फंक्शन होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, तब जा करके वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री होगा, बाउंड जो कि है मेटल सरफेस से। फिर हमने क्या किया था, एनर्जी निकाली फोटोन की, और उस एनर्जी को hc/λ से निकाल करके आप जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया। देन फिर उसके बाद हमने आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का यूज़ करके हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट की। अब हमें काइनेटिक एनर्जी हमें ऑब्टेन होने के बाद, जो कि हमारे पास आई 0.972 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब हमें इसी का फर्दर यूज़ करना है। अब आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है 9th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, तो आपको वीडियो पॉज करनी है और 9th का थर्ड पार्ट रीड करना है विद अलोंग फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, और फिर फर्दर आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। सो आई होप आपने क्वेश्चन सोल्व कर लिया होगा, ट्राई ज़रूर किया होगा। तो अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें गिवन क्या है कि आपके पास हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। बेसिकली सबसे पहले जो आपको फाइंड करना है वो यही है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको फाइंड करना है। तो उसको निकालने के लिए आपके पास काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, जो कि आप क्या कर चुके हो, सेकंड पार्ट में फाइंड आउट कर चुके हो। दैट इज 0.9720 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन की। और हमें फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से, आइंस्टीन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, उससे हमें क्या चीज़ पता है कि एच म्यू इक्वल्स टू एच म्यू नॉट, यानी कि ये वर्क फंक्शन फाई प्लस में ½ mv², दैट इज काइनेटिक एनर्जी की। ये बात हमें पता है। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब हम ये बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, जो कि हमने फाइंड आउट किया कितनी, 0.9720 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी हमने क्वेश्चन में फाइंड आउट किया ना। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ½ mv² इक्वल्स टू 0.9720 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें क्या करना है, हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रॉन की। तो इस वेलोसिटी को हमें क्या करना है, जनरल वे में यू निकालना है, दैट मीन्स मीटर पर सेकंड में फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो आपके पास एनर्जी है, उसको भी क्या करना पड़ेगा, जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो हमारे पास रिलेशन है, वैसे क्वेश्चन में भी गिवन है, जो कि आपको पता भी होना चाहिए, कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होता है। तो अब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने होते हैं, तो इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने होंगे, जस्ट हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ½ mv² इक्वल्स टू 0.9720 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है। अब आपको क्या करना है, वेलोसिटी निकालनी है। तो आप mv² को इधर ही रखिए, 2 को मल्टीप्लाई में ले जाइए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल इंटू 2। v² को m को आप मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में ले आइए, क्या आ जाएगा आपके पास, 0.9720 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल इंटू 2 डिवाइड बाय। अब मास यहाँ पे क्या है, मास इलेक्ट्रॉन का है, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं कि जैसे ही रेडिएशन आ रही है, उस रेडिएशन से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो रहा है। तो मास इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये आपके पास होता है। और आपको पता है जूल क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड -2, ये यूनिट होती है। अब उस किलोग्राम से ये किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बचेगा।
और उसको फिर अंडर रूट ले देंगे। अगर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर का अंडर रूट यानी इसकी पावर 1/2 कर दी जाए तो 2 से 2 डिवाइड होके 1 बन जाएगा। दैट मीन्स मीटर पर सेकंड आपकी यूनिट बच जाएगी, जो कि किसकी होती है, वेलोसिटी की यूनिट होती है। क्योंकि जब ये अंडर रूट हो गया वैल्यू v की वैल्यू आने के लिए, तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू का अंडर रूट नहीं होता, हमारी यूनिट का भी अंडर रूट होता है। तो हमारे पास नीचे किलोग्राम था, ये जूल ऊपर न्यूमरेटर में था, तो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ यूनिट में मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर पर जैसे ही अंडर रूट आएगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ms -1 की पावर 2, क्योंकि m की पावर भी 2 और s की पावर -2, यही तो है। अब मैं इस सारे का क्या ले रही थी, 1/2, तो 2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, मीटर सेकंड -1, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीटर पर सेकंड। किसकी यूनिट होती है, वेलोसिटी की। हैंस जो हम तरीका ये अप्लाई कर रहे हैं वो सही है। तो बस हमें अब इनकी मल्टीप्लाई करना है और जस्ट आंसर को फाइंड आउट करना है और अंडर रूट फाइंड करना है। चलिए करते हैं। तो अब हमारे पास जो वेलोसिटी है वो क्या आ रही है, यहाँ पे हमारे पास 0.3418 इंटू 10 की पावर 12 मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 का अंडर दी रूट। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर को हमने अंडर रूट इधर लेकर के आगे और सारी वैल्यूज़ को सोल्व कर लिया है। अब इसका जब अंडर रूट लेंगे तो 10 की पावर 12 का अंडर रूट हम कैसे निकालते हैं, इसकी पावर 1/2। तो 12 की पावर 1/12/2 क्या आएगा, 6। तो ये क्या बन जाएगा, 10 की पावर 6। और आपके पास इधर क्या बच जाएगा, 0.584। जब आप 0.3418 का अंडर रूट लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। और इसका मैंने आपको बताया कि अंडर रूट लेने से यूनिट क्या बन जाएगी, मीटर पर सेकेंड। अब अगर मैं इस पॉइंट को शिफ्ट करूं A1 पोजीशन, तो राइट में जाता है तो 10 की पावर -1 आता है एंड 10 की पावर 6। अगर मैं 2 पॉइंट शिफ्ट करती तो इंटू 10 की पावर -2 आता, मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 5.8 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी वेलोसिटी आ गई उस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के दौरान क्या कर रहा है, एनर्जी लेके जिसने मूव करना शुरू किया है, तो वो इस वेलोसिटी से मूव करेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। इस क्वेश्चन को कर सोल्व कीजिए। और अब आप, आई होप आपने इस क्वेश्चन को सोल्व किया होगा। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो गिवन क्या है आपके पास कि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है आपके पास। आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कौन सी होती हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। और किसकी चीज़ के परपेंडिकुलर होती हैं, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। और इनकी एक खास बात क्या होती है कि ये स्पीड ऑफ लाइट से क्या करती हैं, मूव करती हैं। और इनकी एक और खासियत क्या होती है कि इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू प्रोपगेट। इनको मूव करने के लिए, जैसे साउंड वेव्स को मूव करने के लिए मीडियम चाहिए होता है, ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, और जो डायरेक्शन होती है जिसमें प्रोपोगेशन हो रहा होता है उसके भी क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। तो आपके पास उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो लैम्डा है वो दी हुई है इतना नैनोमीटर। और आपको पता है 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 की पावर -9 मीटर। तो इसको स्टैंडर्ड वैल्यू में चेंज कर लीजिए, यानी कि लैम्डा की वैल्यू 242 इंटू 10 की पावर -9 मीटर आपको गिवन है। यह वैल्यू आपको गिवन है। तो और आप उसने बोला है कि जब इतनी वेवलेंथ की जो लाइट है अगर किसी एटम पे डाली जाती है, जैसे मान लीजिए उन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि सोडियम एटम है हमारे पास, और जब उस सोडियम एटम के ऊपर 242 नैनोमीटर की जब रेडिएशंस डाली गई तो उसने क्या किया, इस Na को किस में बदल दिया, Na पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन। इसके जो आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p6 3s2
3s1। तो जो आउटर मोस्ट शेल का एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही ये एनर्जी आई, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इजेक्ट आउट हो गया इस शेल से, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो हमें वो एनर्जी निकालनी है जिस एनर्जी से ये क्या कर जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है, वो हमें पर्टिकुलर एनर्जी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब देखते हैं वो एनर्जी सोडियम की हम कैसे निकाल सकते हैं जिससे वो आयनाइज हो सके, ये इलेक्ट्रॉन जिससे बाहर निकल सके। तो हमारे पास क्या है, एनर्जी ऑफ सोडियम कैसे निकालेंगे हम, E यानी कि हमें जो एनर्जी निकालनी है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, Na/Hc/λ। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ मैंने Na यानी कि एवोगैड्रो नंबर को क्यों लिखा, क्योंकि आप देखिए हमारे पास कोई भी सिस्टम है, जब मैं सोडियम को स्टडी कर रही हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि मैं सिर्फ सोडियम के एक एटम को स्टडी कर रही हूँ। मैंने कोई सोडियम का एक ब्लॉक लिया है, मान लीजिए कोई ये सोडियम मेटल है, तो ये सोडियम मेटल में सिर्फ एक सोडियम थोड़े होगा, किसी भी स्पीशी में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक मोल की इसमें किसी सब्सटेंस में एवोगैड्रो नंबर ऑफ एंटिटीज प्रेजेंट होती है ना। इसीलिए हमें उस एनर्जी निकालने के लिए भी सोडियम की एक की नहीं निकलती, वो फिर एवोगैड्रो नंबर्स की, पूरे सिस्टम की हमें एनर्जी निकालनी होती है कि सिस्टम में से सारे इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो कितनी होगी, तो हमें Na से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब बस हम सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और हमें पता चल जाएगा कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी कि इजेक्शन हो जाए, क्योंकि लैम्डा ऑलरेडी हमें पता है 242 नैनोमीटर गिवन है, और H की वैल्यू हमें पता है प्लैंक्स कांस्टेंट, दैट इज 6.634 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। C की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और आपको एवोगैड्रो नंबर तो पता ही है 6.022 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स। ठीक है, तो चलिए सारी वैल्यूज पुट करते हैं। 6.022 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स इंटू H की वैल्यू क्या होती है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड इंटू 3 इंटू 10⁸8 मीटर सेकेंड इनवर्स डिवाइड बाय लैम्डा कितनी थी 242 इंटू 10⁻9 मीटर। अब इस मीटर से ये मीटर कैंसिल होगा और सेकंड से सेकंड इनवर्स यूनिट क्या बचेगी, जूल पर मोल, एक जूल और एक मोल। जूल पर मोल कितनी एनर्जी हमें जूल पर मोल ऑफ सोडियम एटम में हम डालें कि उसका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट कर जाए, तो हमारे पास जो एनर्जी निकलेगी वो जूल पर मोल में निकलेगी। तो सारी वैल्यूज को जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे। 6.022 को 6.6 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से मल्टीप्लाई और आंसर को 242 से डिवाइड। पावर सोल्व कर लेंगे, -34 और 8 यहाँ पे प्लस का है तो -26 और प्लस का 23, यानी कि क्या बचेगा -3 और -3 पावर ऊपर जाके प्लस की, यानी 10⁻3 और आपके पास 10⁻9, यहाँ पे माइनस की पावर थी तो 10⁻6 बचेगी टोटल पावर। आपकी पावर को आपने सोल्व कर लिया तो 10⁻6 बची। अब आपको 6.022 को 6.6 को 3 को और 242 का आप उससे डिवाइड करना है। तो आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा, जो एनर्जी आएगी वो अब आएगी आपके पास 0.497 इंटू 10⁻6 जूल पर मोल। इतनी आपके पास एनर्जी आई। तो मैं इस पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट कर दूंगी तो क्या आएगा 4.97 इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻6 जूल पर मोल। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी 4.97 इंटू 10⁻5 जूल पर मोल। अब हमें इसको किस में चेंज करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमें जो आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है वो हमें किलो जूल पर मोल में रिक्वायर्ड है। अब जो ये हमें पता है 1 किलो जूल में 10⁻3 जूल्स होते हैं, और अगर हमें जूल में निकालने हैं तो 10⁻³ किलो जूल होंगे। ये कैसे, इस 1 को यहाँ डिवाइड कर देंगे तो 1 जूल का पता चल जाएगा, और 1/10⁻³ क्या होता है 10⁻3, तो 1 जूल कितना होता है 10⁻³ किलो जूल। इसको अगर किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, अगर 1 जूल में इतने किलो जूल होते हैं तो 4.97 इंटू 10⁻5 जूल में कितने होंगे, जस्ट इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। एनर्जी क्या आएगी 4.97 इंटू 10⁻5 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर मोल। तो आपके पास जो एनर्जी आ जाएगी वो आएगी 4.97 इंटू 10⁻2 किलो जूल पर मोल।
अब इसको अगर हम पॉइंट को रिमूव करें तो लिख सकते हैं 497 डिवाइड बाय 100, मैंने पॉइंट्स को डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, इंटू 10⁻²⁴ किलो जूल पर मोल। अब इससे ये कैंसल, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी 497 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी आपको चाहिएगी सोडियम एटम से इलेक्ट्रॉन को आयनाइज कराने के लिए, इतना किलो जूल पर मोल आपको आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है। अगर आपसे आयनाइजेशन एनर्जी किसी भी पर्टिकुलर एटम की पूछी जाए तो आप E=hc/λ में n की Na एवोगैड्रो नंबर ज़रूर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वो एक एटम के लिए नहीं, पूरी एंटिटी, पूरी सोडियम की स्पीशीज जिसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स लाई कर रहे हैं, आप उनके लिए फाइंड कर रहे होते हो। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब चलिए चलते हैं हम 11th क्वेश्चन पे। तो अब आपकी स्क्रीन पे 11th क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है, तो आप स्क्रीन को पॉज कीजिए और 11th क्वेश्चन ट्राई कीजिए। आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा। तो अब हम 11th क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले गिवन क्या है, इस क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पास कोई एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है। मोनोक्रोमेटिक मतलब ये कि मोनो मीन्स सिंगल एंड क्रोमेटिक मीन्स कलर। कोई एक सिंगल कलर की लाइट है आपके पास, और वो उस चीज़ का आपके पास क्या है, बल्ब है। मान लीजिए कि आपके पास ये एक बल्ब है सिंगल कलर की लाइट का, और वो किस कलर का है, येलो कलर का है आपके पास, और इसकी लैम्डा वेवलेंथ दी हुई है आपको 0.57 म्यू एम। ये म्यू एम क्या है, माइक्रोमीटर। तो एक लाइट है सिंगल कलर की लाइट जो कि येलो कलर की है, उसकी लैम्डा आपको गिवन है, और ये बोला गया कि जो बल्ब है ना उसकी पावर दी गई है 25 वाट। हम बोलते हैं ना इतने वाट का बल्ब है, तो ऐसे ही उस बल्ब की क्या दी हुई है, पावर दी हुई है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। पावर होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम, कि एक सेकंड में उसने कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। कोई भी सब्सटेंस, कोई भी बल्ब है मान लो कोई भी, वो एक सेकंड में कितनी एनर्जी इमिट आउट कर रहा है, वो उसकी पावर होती है। और पावर की को हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी जूल में, टाइम सेकंड है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स, तो ये क्या हो जाता है, वाट। 1 वाट होता है जूल पर सेकंड। ऐसे हमारे पास पावर अगर 25 वाट है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 25 जूल सेकंड इनवर्स, ये भी लिख सकते हैं हम। हमें लैम्डा दी हुई है उस बल्ब की जिसमें येलो कलर की लाइट निकल रही है, उसकी पावर गिवन है, और हमसे पूछा गया फाइंड जो हमें करना है वो क्या है, फाइंड आपको करना है रेट ऑफ एमिशन, कि कितने आपको पता है लाइट है, लाइट के अंदर क्या होता है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। तो उसके पार्टिकल नेचर को अगर हम कंसीडर करें तो क्या रेट ऑफ एमिशन होगा ऑफ क्वांटा, जो क्वांटा साइज पार्टिकल, जो स्मॉल साइज के लाइट के पार्टिकल्स हैं, उनका पर सेकंड निकलने का रेट ऑफ एमिशन क्या होगा, कि किस रेट से वो हमारे पर सेकंड क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, वो हमें निकालना है। ये कुछ ऐसे ही है जैसे कि आप अपने टेस्ट में स्कोर कितना करते हैं, तो आउट ऑफ 100 आपने हर टेस्ट में कितना स्कोर किया तो आपका रेट हो जाता है, आपकी टेंडेंसी हो जाती है कि आप कैसे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो ये परफॉर्मेंस ही आपको कैलकुलेट करनी है किस बल्ब की, कि ये पर सेकंड में कितने क्वांटा पार्टिकल्स को रिलीज कर रहा है, एमिट आउट कर रहा है, वो आपको निकालना है। तो देखिए सबसे पहली बात, इतनी तो उसकी पावर है। अब इस पावर के अंदर कितनी एनर्जी वो पर यूनिट टाइम में रिलीज कर रहा है, आप हमें वो निकालें। तो एनर्जी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जब आप जो चीज़ आपको निकालनी है वो निकालनी है पर सेकंड, यानी कि आपके पास जो आंसर आना चाहिए वो पर सेकंड में आएगा। देखो रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकंड, जो आंसर आएगा वो पर सेकंड में आएगा। तो एक यूनिट आपको दी गई है जूल पर सेकंड, और एक आपके पास माइक्रोमीटर है। तो कहीं ना कहीं लैम्डा से हम E=hc/λ से करके आपके पास क्या होता है, एच म्यू नहीं होता था, म्यू को हम c/λ लिखते थे। तो यहाँ से अगर आप E=hμ इक्वेशन से अगर आप एनर्जी निकाल ले तो वो जूल में आएगी। तो जूल और जूल पर सेकंड को हम क्या ऐसा करें कि आपके पास जूल कैंसल आउट हो जाए, तो आप सिंपली क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तभी तो सेकंड इनवर्स बचेगा। तो अगर मैं इस वैल्यू से जूल को डिवाइड कर दूंगी यहाँ से जो एनर्जी आएगी, तो आंसर सिर्फ किस में बचेगा, सेकंड इनवर्स में।
अगर आप जूल को 25 जूल पर सेकंड से डिवाइड करते, उल्टा करते, चलिए आपको नहीं पता जैसे कि, तो जूल से जूल तो ऊपर जाके तो सेकंड में आंसर आ जाएगा। हमें तो किस में चाहिए, पर सेकंड में, इसीलिए पावर से किसको डिवाइड करेंगे, एनर्जी को। अब हम आगे ये भी देखेंगे, ये तो था हम यूनिट से कैसे पता लगाएंगे कि हमें प्रोसीड कैसे करना है। अगर हमें यूनिट से नहीं, हमें एग्जैक्ट पता करना है, तो वो ये तरीका होगा कि अगर हमें एनर्जी पता है, एनर्जी मतलब टोटल 100 में से कितने, और कितने मार्क्स ले रहे हो तो कितनी पावर है उसकी, तो पावर डिवाइड बाय एनर्जी करते हैं तो रेट ऑफ एमिशन हमारे पास आ जाता है। आप इसको याद रखेंगे। तो अब हमें क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है, E=hc/λ से, और उसको डिवाइड कर देना है पावर से, तो आपका रेट ऑफ एमिशन पर सेकेंड निकल आएगा। तो हमें वो कैलकुलेट करना है। तो चलिए अब हम करते हैं E=hc/λ को फाइंड आउट। तो E आपके पास क्या है, hc/λ। EH की वैल्यू 6.634 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, प्लैंक्स कांस्टेंट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और आपके पास जो लैम्डा थी वो थी 0.57 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर में 10⁶ मीटर। अब हम इसको क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे एनर्जी को निकालने के लिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई 19.8, इनको उस पावर्स को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 10⁻⁻26, ये ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा 10⁻6 डिवाइड बाय, अगर मैं इसको सोल्व करूं 0.57, अगर मैं इनको डिवाइड करूंगी, पावर ऊपर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 10⁻20, और यहाँ से अगर इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 34.87 इंटू 10⁻20। तो ये आपके पास एनर्जी आ गई किस में, जूल में। अब आपको निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है आपको, रेट ऑफ एमिशन पर सेकेंड। आपको पर सेकेंड में क्या करना है, रेट ऑफ एमिशन फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने बोला था कि पावर डिवाइड बाय क्या करना है, एनर्जी ऑफ बल्ब। तो क्या आ जाएगा, पावर ऑफ, इसको हम क्या लिख देंगे 25 जूल सेकेंड इनवर्स डिवाइड बाय 34.87 इंटू 10⁻20 जूल। तो जूल से जूल कैंसल आउट, 25 ये पावर ऊपर चली जाएगी, 10⁻20 डिवाइड बाय 34.87। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो सेकंड इनवर्स में आएगा। तो जो आपके पास रेट आएगा, एमिशन का रेट किस में अंदर, सेकंड इनवर्स के अंदर क्या आएगा 7.1 इंटू 10⁻19 सेकंड इनवर्स। ये आपके पास फाइनल आपका आंसर आ जाएगा कैलकुलेशन के बाद, जिसको आप बाद में वेरीफाई कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12 फ्लैश हो रहा होगा, तो स्क्रीन को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को ट्राई करने कीजिए। आई होप आपने क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। तो अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमारे जो है क्वेश्चन नंबर 12, ये क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन आपके पास कोई है जो कि एमिट आउट हो रहा है किसी सरफेस से। मान लीजिए कोई सरफेस है, इस पे कोई रेडिएशन डाली गई, और वो रेडिएशन है आपके पास इतने एंगस्ट्रम की, ये वेवलेंथ की लाइट आपके पास डाली गई, और बोला गया कि अब जो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला ना, वो बस निकला ही है, उसके पास 0 काइनेटिक एनर्जी है। मतलब आपने सिर्फ उतनी ही एनर्जी दी है जिससे बस ये निकल सके, एक्स्ट्रा में आपने एनर्जी प्रोवाइड नहीं की जिससे क्या हो, मोशन भी हो सके और काइनेटिक एनर्जी भी मिल सके। अब आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ से आपको फाइंड आउट करनी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, जिस फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो कि रिक्वायर्ड होती है इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। और आपको क्या निकालना, फाई नोट, दैट इज वर्क फंक्शन। ठीक है, तो आपको फाई नोट वर्क फंक्शन निकालना है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, एच म्यू नोट। तो अगर आपके पास म्यू नोट आ जाएगा तो आपके पास एच म्यू नोट भी आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पहले म्यू नोट निकालना है, फिर फाई नोट जो कि वर्क फंक्शन होता है एच म्यू नोट करके आ जाएगा। तो देखिए कॉन्सेप्ट समझिए यहाँ। अब आपको क्या निकालना है कि लैम्डा आपको गिवन है,
ये लैम्डा कौन सी लैम्डा है? ये वो लैम्डा है जिससे इजेक्शन हो रहा है, तो मतलब एक रिक्वायर्ड अमाउंट की लैम्डा है। और रिक्वायर्ड अमाउंट की फ्रीक्वेंसी को अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं जिससे इजेक्शन टेक्स प्लेस होता है, तो रिक्वायर्ड अमाउंट की एनर्जी जो सुटेबल एनर्जी है जिससे जिस उस वेवलेंथ पे इजेक्शन हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड क्या बोलेंगे इसको? वेवलेंथ बोलेंगे। और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपको गिवन है और आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्या हमें ये रिलेशन नहीं पता? C इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। आपको C पता है, न्यू पता है, आपको लैम्डा निकालना है। आप फर्दर क्लैरिटी के यहाँ न्यू नोट लगा लीजिए कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है। C पता है, लैम्डा नोट पता है, तो न्यू नोट आ जाएगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और न्यू नोट आ जाएगी तो हम वर्क फंक्शन कैसे निकालेंगे? H से मल्टीप्लाई करके सिंपली। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन में जो बोला गया था कि हमारे पास लैम्डा नोट की वैल्यू थी जो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है आपके पास 6800 एंगस्ट्रम। जिस तो 1 एंगस्ट्रम क्या होता है? 10 की पावर -10। 1 एंगस्ट्रम क्या होता है? 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, और मीटर भी नहीं तो 1 एंगस्ट्रम की वैल्यू ये होती है। तो 6800 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, तो अब आप इसकी जो लैम्डा नोट आएगी आपके पास क्या आ जाएगी? 6800 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, जिसको आप क्या लिख सकते हैं? 68 इंटू 10 की पावर -8 मीटर। ये आपके पास आ गई लैम्डा नोट। और C इक्वल्स टू म्यू नोट लैम्डा नोट, और C बाय लैम्डा नोट इक्वल्स टू म्यू नोट आ जाएगी आपके पास। C आपके पास क्या है? स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लैम्डा की वैल्यू 68 इंटू 10 की पावर -8 मीटर, दैट इज म्यू नॉट। तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। और आपके पास जब 3/68 को आप सोल्व करेंगे, ये पावर ऊपर जाएगी तो 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 सेकेंड इनवर्स। और आपको पता है सेकेंड इनवर्स क्या होता है? हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में लिख लो या फिर सेकेंड इनवर्स में। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 10 की पावर 16। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 3/38। अब हमें क्या करना है? सॉल्व करना है 3/38 को। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आपके पास रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, जो कि आपके पास म्यू नोट है 0.0789 इंटू 10 की पावर 16 सेकेंड इनवर्स, या फिर आप इसको हर्ट्स भी बोल सकते हैं। तो आपके पास ये क्या आ गई? आप पॉइंट को 1 2 पॉइंट तक शिफ्ट करोगे। आप यहाँ लाना चाहते हैं तो आपको 2 डिजिट मूव कराना पड़ेगा, 1 2। तो आपको क्या करना है? 7.89 इंटू 10 की पावर राइट साइड में 2 गए, और राइट साइड में गए तो माइनस, लेफ्ट साइड में जाते तो प्लस का 2 आ जाता, इंटू 10 की पावर 16 सेकेंड इनवर्स। तो आपके पास म्यू नोट आ गई 7.89 इंटू 10 की पावर 14 सेकेंड इनवर्स। ये आ गई आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब हमें क्या निकालना है? वर्क फंक्शन अब हमें कैलकुलेट करना है। और वर्क फंक्शन क्या होता है? फाई नोट, दैट इज H म्यू नोट। तो म्यू नोट को सिंपली प्लैंक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। 6.6 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 7.89 इंटू 10 की पावर 14 सेकेंड इनवर्स। तो इसको आप क्या करेंगे? सिंपल कैलकुलेशन से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा फाई नोट का वो आएगा 2.922 इंटू 10 की पावर -19 जूल। यह आपके पास आ जाएगा वर्क फंक्शन थ्रू कैलकुलेशन। तो चलिए ये हो हमारे पास कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। चलिए, तो अब आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13 फ्लैश हो रहा होगा, तो आप स्क्रीन पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 13। आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 13 को कोशिश किया होगा। अब हम उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो चीज़ें गिवन क्या हैं कि यहाँ पर भी कोई एक वेवलेंथ की लाइट है, कोई एक लाइट है जिसकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है, जो कि क्या कर रही है? किसी इलेक्ट्रॉन, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, कि कोई हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है हाइड्रोजन में क्या होता है? एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो उस एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब कोई सुटेबल वेवलेंथ आके फॉल कर रही है, तो अब वो कंडीशन हम पढ़ रहे हैं। तो उस क्या होगा? अब हमें पता है कि हमारे पास जो सिस्टम होता है, हमारे पास जो एटम होता है, उसके चारों तरफ क्या है? नंबर ऑफ शेल्स बने हुए हैं। तो आप वो जो एक इलेक्ट्रॉन है
जैसे उसके पास एनर्जी आएगी वो एक्साइटेड हो जाएगा और हायर एनर्जी लेवल में क्या करेगा, मूव करेगा। तो वो जो एनर्जी लेवल में मूव करता है तो वो n=4 टू n=2 में क्या करता है, मोशन उसका होता है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे फाइनल क्या है और इनिशियल क्या है। तो देखिए स्टार्टिंग में वो n=2 में था, जैसे ही वो n=4 में गया तो कुछ ना कुछ एनर्जी लेकर के गया होगा, पर वो जब एमिट करते हुए वापस आया है तो n=4 से n=2 में आया है। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को उसने क्या किया है, एमिट आउट किया है। और जब एमिशन होता है, एमिट करके नीचे आता है, ग्राउंड स्टेट में आता है, तो ऑब्वियसली वो हायर से लोअर एक्साइटेड स्टेट में आया होगा। तो आपके पास जो n फाइनल है, अब वो फाइनली जिसमें आएगा वो n=2 आएगी और n इनिशियली =4 आएगी। मतलब 1 2 3 4, जब वो 4 में है और 2 में आना चाहता है तो फाइनली n=2 में आया है और इनिशियली वो किस में था, n=4 में था। तो वो अब एनर्जी एमिट करके आया है प्रोसीड करके। अब हमें उसके लिए क्या करनी है, वो एमिट जो करके आया है वो एनर्जी फाइंड आउट करनी है हमें। तो देखिए क्योंकि एनर्जी आएगी तभी हमें वेवलेंथ पता चल पाएगी, E=hc/λ से। हमें बेसिकली क्या करना था, हाइड्रोजन एटम के लिए एक इलेक्ट्रॉन जो कि पर्टिकुलर वेवलेंथ को एमिट करता है जब वो n=4 से n=2 में आता है, हमें वो लैम्डा निकालनी है एमिशन की। एमिशन की लैम्डा हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहले एमिशन का की एनर्जी हमें पता होनी चाहिए। तो जब एनर्जी निकालने का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर इक्वेशन वो क्या होता है, -2.18 इंटू 10⁻⁻19 -18 इंटू 1/n इनिशियल का स्क्वायर -1/n फाइनल का स्क्वायर। ये आपने बोहर्स थ्योरी से भी फाइंड आउट किया था कि ये जूल में आता है। और इसी एक एनर्जी फॉर्मूला आपने और देखा होगा, -13.6 इंटू Z²/n², जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड आउट होती थी। ये जो n है मैंने इसी को चेंज करके निकाला है, दैट इज़ फाइनल बाय इनिशियल। तो ये चेंज हम निकाल रहे हैं। अगर जूल में होता है तो ये वैल्यू डिफरेंट होती है और z की वैल्यू 1 है, बिकॉज ये हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1 होता है ना, तो यहाँ जो z था उसको हमने 1 ले दिया है, वो 1 है यहाँ पे। अगर जूल में होगा तो आगे ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई में होगी। तो अब हमें एनर्जी जूल में निकालनी है, तो अब हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब z की वैल्यू को हमने 1 ले लिया है। इनिशियली वो किस में था, 4 में था, और अब एमिट करके किस में आ गया है, 2 में आ गया है। तो 4 का स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर, इतना जूल। अब एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी, टू माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिक्रीज इन एनर्जी। ये साइन आपको सिर्फ नेगेटिव ये शो कर रहा है कि डिक्रीज हो रही है हमारी एनर्जी। 10⁻⁻18 इंटू 1/16 -1/4। आप इसको क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो जो आपके पास एनर्जी आएगी वो आएगी आपके पास -2.18 इंटू 10⁻⁻18। तो 16 एलसीएम आ जाएगा। 1 माइनस 4 4 जा 16, दैट मीन्स यहाँ पे 4 आएगा, और इसको सोल्व करेंगे तो -3/16 आएगा। तो एक माइनस ये और एक माइनस बाहर है, तो ओवरऑल एनर्जी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, इसीलिए नेगेटिव लगाया गया था। अदरवाइज आपके पास आंसर में नेगेटिव आता, एनर्जी नेगेटिव आती। हमें उसको ओवरऑल न्यूट्रलाइज करने के लिए एक माइनस साइन लगाना पड़ा, माइनस माइनस प्लस करने के लिए। तो अब आपके पास जो एनर्जी आई है कैलकुलेट करके वो आएगी 4.08 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये आपके पास आ गई एनर्जी कैलकुलेशन से। अब आपको क्या निकालनी है, वेवलेंथ निकालनी है, क्योंकि कुछ वो वेवलेंथ को एमिट करके ही आया था ना, तो इतनी एनर्जी को उसने एमिट आउट किया, तब वो n=4 से n=2 में आया है। अब उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें वेवलेंथ चाहिए है, तो हम वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, E=hc/λ से। हमें पता है लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, hc/E। तो लैम्डा इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय लैम्डा हमारे पास कितनी है, 4.08 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और ये क्या था, मीटर पर सेकंड में, ये जूल सेकंड में।
अब जूल से जूल कैंसिल आउट हो जाएगा, सेकंड वर्सेस सेकंड, तो लैम्डा हमारे पास मीटर में आएगी, दैट इज 19.8 इंटू 10⁻26 मीटर डिवाइड बाय 4.08 इंटू 10⁻19। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसको आप 4 मान लीजिए, इसको 19 मान लीजिए, तो 4.8 समथिंग इंटू 10⁻7 मीटर। इसको और क्लियर अगर आप हायर डेसिमल्स तक करेंगे 4.8631 इंटू 10⁻7 मीटर्स आएगा, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, इस पॉइंट को मैं 2 पॉइंट साइड शिफ्ट करूं राइट में तो क्या आएगा 486.31 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻7 मीटर। अब ये वैल्यू को कंपाइल करेंगे तो क्या बन जाएगा 10⁻9 मीटर इंटू 486.31 लैम्डा। और हमें पता है 1 नैनोमीटर क्या होता है 10⁻9 मीटर, राइट। तो अब ये क्या हो जाएगा 1 नैनोमीटर, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी 486.31 नैनोमीटर। इतनी लैम्डा को वो पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रॉन है वो एमिट करके आएगा, तभी वो क्या करेगा n=4 टू n=2 आएगा, तो दैट पर्टिकुलर वेवलेंथ को वो एमिट करके आएगा। ये आप क्या कर सकते थे, फाइंड आउट कर सकते थे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। टिल देन आप अच्छे से वीडियोस को कंप्लीट देखिए, समझिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को यूं ही आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।